हेलो स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आपका जी फिर से एक बार क्लास 12 की फिजिक्स के कॉन्सेप्ट बिल्डर वाली सीरीज में। ठीक है, आज हम आपको एक नई दुनिया में लेके जाएंगे, वो दुनिया जिसका आप आजकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जो भी चीजें आज अपने आसपास आप देख रहे हैं, मोबाइल फोन्स, टीवी, ठीक है, वो सब के सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। ये कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है, कितनी अच्छी चीज है, या कितनी डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट है, वो भी आपको जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो पता चलेगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया चैप्टर है, एक नया कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको लग रहा होगा कि अरे ऐसा होता था, वैसा होता है। ठीक है, हम जो चीजें यूज कर रहे हैं उसके अंदर इतनी डेप्थ होती है। ठीक, तो अभी आपको पता चलेगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स एक डिफरेंट ही वर्ड है। ठीक है, ऐसा वर्ड जिसके अंदर समझ लो कि आज की सारी दुनिया समाई हुई है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होता तो आपके सामने कुछ ये कंप्यूटर नहीं आते, कुछ ये इंटरनेट नहीं आता, कुछ नहीं होता। तो थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे इसके बारे में। बहुत बढ़िया सिलेबस है, बहुत बढ़िया चैप्टर है। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में सोच रहे थे कि एक्चुअली में सुना तो है, चीज क्या है, हमने पढ़ना क्या होगा इसमें जाके, वो सब चीजें आप आज आपकी जो है वो क्लियर होंगी। ठीक है, तो करेंगे इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, तो इसको हम डिटेल करेंगे, और इससे पहले कि हम अपने वीडियो में फिर से बुरी तरह से खो जाएं, मजा आने लग जाए, ठीक है, एक लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, और मुझे भी ये काम करने में और मजा आए। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे बच्चों चैप्टर, बस शुरू हो जाओ। ऑल राइट बच्चों, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लो एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। ठीक है, एंड द डिवाइसेस बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। देखो समझना जरा, यहां पर अभी हम इसके इमीडिएटली बाद डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो आपने सिंपल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था अपने चैप्टर 1, 2, 3 वगैरह में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे डिफरेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से, ये हम बात करेंगे। राइट, यहां पर हम क्या करते हैं, बड़ा सिंपल सा काम है। एक्चुअली में हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करते हैं यूजिंग सम डिवाइसेस विच आर बेस्ड ऑन द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के ऊपर बेस्ड कुछ डिवाइसेस बनाई जाती हैं। उन डिवाइसेस के हिसाब से उसके थ्रू हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है, उसको हम कंट्रोल करते हैं, और उसी के बेसिस पे हम अपनी डिवाइसेस को डिजाइन करते हुए अपनी डिवाइसेस, जो बड़ी डिवाइसेस हैं, तो एक तो बिल्डिंग ब्लॉक डिवाइसेस हो गई है ना, जैसे आप इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में पढ़ते थे, एक तो रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, ये डिवाइसेस हुआ करती थी। अब हम उनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो कुछ एक चीज बड़ी बनती थी, कभी ट्रांसफार्मर बन गया, कभी ये बन गया, कभी वो बन गया, तो ऐसे डिवाइसेस बनती थी। ऐसे ही यहां पर बिल्डिंग ब्लॉक कुछ डिवाइसेस हैं जिनको हम यूज करेंगे, और यूज करने के बाद में आप जो है क्या कैसे उनको बड़ी डिवाइसेस के अंदर यूज करेंगे, ये जो ब्रांच है साइंस की या फिजिक्स की, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पर हम एक ही टाइप के जो हमारे पास क्या बोलना चाहिए, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं, जो सेमीकंडक्टर पे बेस्ड होते हैं, उनसे कुछ एक्शंस जो है वो बना लेते हैं। वो एक्शंस जो है वो जब डिवाइसेस के अंदर डाले जाते हैं, ठीक है, तो आपको पता चलता है कि किस तरह से जैसे वो किस तरह से ऑपरेट होंगे। जैसे एक एग्जांपल लूं मैं, आपके पास आपका मोबाइल फोन है ना। अब मोबाइल फोन में क्या होता है, मोबाइल फोन के अंदर आपके पास कैमरा भी वर्क कर रहा है। ठीक है, मोबाइल फोन के आपका और एप्लीकेशंस भी वर्क कर रही हैं। ठीक है, मोबाइल फोन के अंदर ऐसे ही वॉल्यूम भी है, ठीक है, पिक्चर भी है, बहुत सारी चीजें हैं ना। तो ये हर चीज को कंट्रोल करने के लिए सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज या करंट की जरूरत नहीं होती है, हर एक को अलग अलग अमाउंट में वोल्टेज या करंट की जरूरत है। और तो उन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमने वहां पर छोटे छोटे से कुछ ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स बना रखे हैं, ऐसे छोटे सर्किट्स बना रखे हैं जो सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड होते हैं, और जिसके कारण जो है हम उस पूरे को एक छोटी सी जगह पर, एक छोटी सी डिवाइस के अंदर कंबाइनली आपके लिए क्या बोलना चाहिए, असेंबल करते हैं, और उसको आप फिर यूज करते हैं।
ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ये एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है जिसको अब हम धीरे धीरे डिटेल करेंगे, आपको समझ में आएगा कि वो क्या क्या, राइट? तो स्टार्ट करेंगे इसके बाद में क्या कि किस तरह से ये डिवाइसेस जो है वो डिफरेंट हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से, ठीक है? उसके साथ एक छोटा सा कंपैरिजन इसके बाद में अब करेंगे, ठीक है? ठीक है बच्चों, बात करते हैं फिर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है? कुछ 8-10 पॉइंट्स के साथ, और देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जिनके अंदर दोनों जो है डिवाइसेस, दोनों तरह की डिवाइसेस जो है वो क्या करती हैं, डिफर करती हैं, ठीक है? ठीक है जी, इस स्लाइड में हम ये 4-5 पॉइंट जो है वो कर रहे हैं, और इन 4-5 पॉइंट्स को सबसे पहले समझेंगे कि क्या क्या होता है, राइट? तो सबसे पहले देखो आपने जो करना है वो क्या है, एक एक को समझते जाएंगे क्या क्या चीज होती है। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस changes the current into another form of the energy like heat, light, etc. क्या कर रहे हो आप इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर? आपने एक स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने से कभी फैन चलता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? कभी गीजर चलता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, कभी आपकी ट्यूबलाइट ऑन होती है तो आपकी वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, है ना? इस तरह से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं जब हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को यूज करते हैं, ठीक है? और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होती है? दे मूव कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन। अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है, कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर क्या यूज करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं, और कंट्रोल करके जो है उसको एक टास्क देते हैं करने के लिए, और वो परफॉर्म करता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आप कैलकुलेटर ऑन करते हो, ठीक है? कैलकुलेटर में क्या करते हो, जब आप 2 बटन दबाते हो तो 2 लिखा हुआ आ जाता है डिस्प्ले पे, 3 होता है तो 3 आ जाता है, मल्टीप्लीकेशन का करने के लिए बोलते हो तो मल्टीप्लाई करने लग जाता है। तो ये हर ऑपरेशन के लिए हमने अलग तरह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमने मैनेज किया हुआ है कि ऐसा होगा तो कैसे होगा, तो वो क्या डिस्प्ले करेगा। बात समझ में आ रही है? तो एक छोटा सा एग्जांपल है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स फॉर द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट, वेयर एज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज अ सेमीकंडक्टर मटेरियल। क्या कर रहे हैं हम, ठीक है? इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में हम वायरिंग यूज करते हैं। वायरिंग हमने यहाँ एग्जाम्पल कॉपर और एल्यूमिनियम का ही लिया है, क्योंकि एक्चुअली में प्रैक्टिकल यूज में यही वायर्स यूज होती है ना। हालांकि गोल्ड बहुत अच्छा कंडक्टर है या सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर है, पर हम उसकी वायरिंग तो नहीं कर देंगे ना घर के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए जो कॉपर एल्यूमिनियम की वायर्स का यूज करते हैं, और क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस उस पर काम करती हैं, उसके थ्रू करंट फ्लो करता है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर हम यूज करते हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का यूज करते हैं, जो कि क्या कैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है? इन मटेरियल्स का यूज किया जाता है, ठीक है? वो भी हम बाद में बात करेंगे जब इनकी डिटेलिंग पे है। उसके बाद में देखो, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस मेनली वर्क ऑन द ऑल्टरनेटिंग करंट, वेयर एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वर्क्स ऑन द डायरेक्ट करंट। ये क्लियर बात है? आपने देखा होगा कि हम जितनी भी डिवाइसेस हैं, है ना, हमारे घरों के अंदर जो है वो एसी आता है, वो एसी से हमारी डिवाइसेस जो है वो डायरेक्टली ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। स्पेशली बात कर रहा हूँ ट्यूबलाइट की, गीजर की, इन सब चीजों की, है ना। अब आप टीवी बोलो तो टीवी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो नहीं उससे चलने लग जाएगा। उसके लिए एक सिस्टम बनाना पड़ता है, पहले आप ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हो, तो उससे आपकी डिवाइस जो है वो ऑपरेट करती है, जो हर डिवाइस में, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगा होता है, ठीक है। फिर आपके पास आता है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वर्क ऑन द हाई वोल्टेजेस, वेयर एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वर्क ऑन द लो वोल्टेजेस, ठीक है जी। ये भी आपको पता है कि अगर आपको मान लो एक गीजर चलाना है या कुछ ऐसी बड़ी आइटम चलानी है, तो या फ्रिज चलाना है, तो आपको प्रॉपरली 200-220 वोल्ट जो चाहिए वो चाहिए ऑपरेट करने के लिए। लेकिन आपने देखा होगा कि आपका मोबाइल फोन, ठीक है, वो तो 3 वोल्ट की बैटरी या 5 वोल्ट की बैटरी, है ना, डिपेंडिंग अपॉन रेंज टू रेंज, कुछ जो उसके इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो उससे भी कम वोल्टेज पे भी काम करते हैं, जो फिर हम उस डिवाइस के अंदर कंट्रोल करते हैं, राइट। तो ये लो वोल्टेज पे काम करती हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो है वो हाई वोल्टेज पे काम, ठीक है। अब क्योंकि वो वोल्टेज ज्यादा दे रही है, उनमें करंट ज्यादा फ्लो कर रही है, तो क्या करते हैं कि उनकी जो पावर कंजम्पशन है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। आप एड्स देख रहे हो एलईडी बल्ब्स की, है ना, तो एलईडी बल्ब्स बोला जाता है क्या कि वो
कम पावर कंज्यूम करते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल ट्यूबलाइट्स। उसका रीजन यही है क्योंकि उसके जो सेमी कंडक्टर्स के सर्किट्स हैं वो कम अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो है वो कंज्यूम करते हैं, जिसके कारण वो क्या कहते हैं, आपकी पावर कंजम्पशन है वो कम हो जाती है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। देखो अगले पॉइंट्स अगले कंपैरिजन में आते हैं कुछ एक के। The conductivity of electrical devices is high whereas low for the electronic devices, है ना। कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें वोल्टेज अप्लाई करते ही क्या होता है, वोल्टेज अप्लाई करते ही करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देता है। ठीक है, इमीडिएटली स्टार्ट, आप जैसे ही स्विच ऑन करते हो, ठीक है, वैसे ही उनका फ्लो जो है स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो और जिसके कारण क्या होता है कि उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जो कंडक्टिविटी होती है वो कम होती है। हालांकि अब जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जनरली मोबाइल फोन्स या कंप्यूटर्स इमीडिएटली स्विच ऑन हो जाते हैं, बट अर्लियर जब ये स्टार्ट हुआ था तो इट ऑलवेज टुक टाइम टू बेसिकली टर्न ऑन द सिस्टम, है ना। उसको एक टाइम चाहिए होता था अपने सिस्टम को एक तरह से स्टार्ट करने के। ठीक है, दूसरा, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस डू नॉट मैनिपुलेट द डाटा वेयर एज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मैनिपुलेट द डेटा। इसका मतलब क्या, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस थी, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हमारे पास जो थी वो डेटा को मैनिपुलेट नहीं कर सकती। बात समझ में आ रही है। जबकि जब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, उसके थ्रू हम डेटा भी मैनेज कर सकते हैं कि बहुत सारे तरह का डेटा है, वो डिवाइस से रिलेटेड भी हो सकता है ना। आप ये देख रहे हो ना कि उसके अंदर हम ये भी देख लेते हैं कि आपका बैटरी बैकअप कितना बचा है, आपका ये क्या है वो क्या है, हर एक चीज उसके थ्रू मैनिपुलेट कर सकते हो। जबकि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में ऐसा कोई फीचर अवेलेबल नहीं होता या वो ये टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस डायरेक्टली वर्क ऑन द करंट ड्यू टू विच इट गिव्स द क्विक रिस्पॉन्स, राइट। The electrons are the only moving charge of the electronic devices, hence their response time is less. तो ये बात भी हम वैसे तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या, रिस्पॉन्स टाइम जो होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का वो क्विक होता है, वेयर एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का रिस्पॉन्स टाइम जो होता है थोड़ा डिलेड होता है। ठीक है, इसके आगे देखो, the electrical device is heavy and larger in size and hence require more space, whereas electronic components are very small and placed on their single chip, or we can say it requires less space. ठीक है, पहली चीज तो हमारे पास क्या आ गई कि हाँ, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैवी होती हैं और हैवी होने के कारण उनको ज्यादा जगह चाहिए, उनका साइज बड़ा होता है, उनको जगह ज्यादा चाहिए, उनको क्या बोलना चाहिए, बल्कि होने के कारण दोनों चीजें हो गई ना, हैवी भी हो गई और स्टोरेज भी उनकी ज्यादा होगी, मतलब उनको स्पेस भी ज्यादा चाहिए होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, ठीक है, उनको कम स्पेस जो है वो चाहिए होता है। आज देखो टीवी आपके दीवार पे लग जाते हैं, है ना। जब टीवी का इन्वेंशन हुआ था, इवन कलर टीवी तक का भी जब इन्वेंशन हुआ था, तो उसके वो पहले मिक्स ब्रीड हुआ करता था, बेसिकली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की कॉम्बिनेशन में काम किया करते थे। तो उनकी जो सीआरटी थी, कैथोड रे ट्यूब थी, जिसको पिक्चर ट्यूब बोलते हैं, वो इतनी बड़ी हुआ करती थी। ठीक है, इतनी बड़ी, ये भी मैंने कम दिखाया, काफी बड़ी हुआ करती थी। ठीक है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट होगा, ठीक है, फिर वो तभी वो आपको पिक्चर डिस्प्ले करेगा। तो बेसिकली क्या हुआ, उसका साइज जो है वो बड़ा होता था, इसलिए वो हैवी भी। ठीक है, और उसके बाद में क्या बोला, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस मोर डेंजरस एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। बड़ा क्लियर है जी, उसमें ज्यादा वोल्टेज चाहिए, ज्यादा करंट चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो वो थोड़े से रिस्की हैं। जबकि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, उनको तो हम जेब में लेके चलते हैं ना, मोबाइल फोन की तरह, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स भी कर लेते हैं भाई। जैसे हमारे पास, वैसे तो मैंने बोलते हुए बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बता दिए, यहाँ पर लिख के भी दे दिए, जैसे फैन, ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर्स, ये सारे क्या हो गए, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हो गए। फ्रिज हो गया आपके पास, ठीक है। अच्छा, आजकल तो हर चीज जो है ना वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स के बिना चलती नहीं है। देखो फ्रिज भी आप यूज कर रहे हो, उसमें डिस्प्ले यूनिट आ गई है ना, उसके अंदर वो बताता है अंदर टेम्परेचर कितना है। ये हम डेटा की बात कर रहे हैं, तो कैसे मैनिपुलेट किया, वो इलेक्ट्रॉनिक वाले पार्ट नहीं उसको मैनिपुलेट, हालांकि उसकी बेसिक जो वर्किंग है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के ऊपर बेस्ड, ठीक है। जैसे हमारे पास आगे ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर्स,
माइक्रो कंट्रोलर्स, ये सब चीजें क्या है, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं। क्या होती हैं अभी नहीं समझ में आएगा। बेसिकली थायरिस्टर थोड़ा सा बताया था, दीज आर द हीट सेंसिटिव रेजिस्टर्स, राइट। तो ये सब चीजें हम यूज कर सकते हैं जब हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के बारे में अब बहुत ज्यादा बात अभी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जब हमें उनके बेसिक्स ही नहीं पता तो क्या बात करें। तो इनके बेसिक्स की तरफ अब चलेंगे। तो ये कंपैरिजन था भाई, कैसे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो एज अबव है, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इलेक्ट्रिकल बेसिस पे ही चली जाती। अच्छा, इंजीनियरिंग बेस्ड बात करो तो इलेक्ट्रॉनिक्स को इलेक्ट्रिकल का ही एक पार्ट बोला जा सकता है और उसका एनहेंस्ड वर्जन बोला जा सकता है, क्योंकि जो ऑपरेटिव क्या बोलना चाहिए आइडियाज थे वो तो वही थे, अब उनको हमने एक नए सिस्टम में क्रिएट कर दिया जो कि इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो देखो कैसे हम मटेरियल्स को डिवाइड करते हैं या क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी, ठीक है। नाम क्या होते हैं, मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत लो होती है, कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स की मॉडरेट होती है, दोनों चीजें रेजिस्टिविटी भी और कंडक्टिविटी भी। इंसुलेटर्स की वेरी हाई होती है रेजिस्टिविटी, वेरी लो होती है कंडक्टिविटी, बेसिकली जीरो ही होती है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। तो क्योंकि ये तो कंडक्ट करते ही नहीं है बिल्कुल भी। तो मेरे यहां से आपको क्या समझ में आया, इनकी वैल्यूज भी आप एक चाहो तो आप याद कर सकते हो, मैंने यहां पर लिख दिया नीचे वैसे, ठीक है। तो एक जस्ट आपके पास रिव्यू आ जाएगा या आपको पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंस है एक्चुअली में इनकी वैल्यूज के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि मेटल्स जो है उनकी रेजिस्टिविटी सबसे लो, इनफैक्ट बहुत लो, कंडक्टिविटी वेरी हाई, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स है, दोनों चीजें मॉडरेट हो जाएंगी, और इंसुलेटर्स में रेजिस्टिविटी बहुत हाई होगी और कंडक्टिविटी बहुत लो होगी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कॉम्पोजिशंस, ठीक है, कि किस तरह से हम उनको बेसिकली सेमीकंडक्टर को उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन के हिसाब से जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, देखो वो देखते हैं। क्या याद रखना है आपको कि बेसिकली हमारे पास दो फॉर्मेशन होती है सेमीकंडक्टर्स की, एक तो एलिमेंटल और दूसरी कंपाउंड। एलिमेंटल मतलब जो एलिमेंट्स ही है ना, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक, ये दो एग्जांपल्स हमारे पास आ गए, जो प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम की बात हम कर रहे हैं। दूसरे हमारे पास होते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक में पॉलीमर्स भी होते हैं, ये कंपाउंड्स बना देते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो कि सेमीकंडक्टर्स की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। और हमने क्या किया, दो डिफरेंट सब्सटेंसेस या एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करके उनको कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बनाया, ठीक है, जो कि सेमीकंडक्टर्स की तरह एक्ट करेंगे। तो क्या क्या हो सकते हैं इनऑर्गेनिक में, CD ऐसे कैडमियम सल्फाइड हो गया, गैलियम आर्सेनाइड हो गया, कैडमियम सेलेनियम हो गया, इंडियम फॉस्फाइड हो गया, ऐसे बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमने बनाए। ऐसे ऑर्गेनिक में एंथ्रासीन हो गया, देखो हमारे पास ये ऑर्गेनिक में हो गए एंथ्रासीन वगैरह, ठीक, कुछ एग्जांपल्स आप याद कर लो। उसके बाद में हमारे पास ये ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हो गए। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में हमारे पास पॉलीप्रोपाइरोल आ गया, पॉलीएनिलीन आ गया या पॉलीथायोफेन आ गया, ठीक है। ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हमने क्या किया कि किस तरह से एलिमेंटल और कंपाउंड बेसिस पे हम सेमीकंडक्टर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, अब हम एंटर करते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ द सेमीकंडक्टर्स। इसमें सबसे पहले जो हमें करनी है वो है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। हमें समझना है कि ये सब कुछ जो हो रहा है, ठीक है, ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। देखो, जब हम सिंपल किसी भी सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड क्या काम करता है, जब एक मान लो एक एटम को दूसरे एटम के पास लेके आते हैं तो वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और फिर एक पॉइंट पे बॉन्ड बनाते हैं, है ना, वो एलिमेंट से स्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, राइट। अब हम यहाँ पर जो सॉलिड्स की बेसिकली बात करेंगे, हमने एग्जाम्पल लिया है सेमीकंडक्टर के ऊपर बेस्ड ही, सो दैट कि जो हम क्या बोलते हैं एलिमेंट चूज कर रहे हैं। जैसे सपोज करो ये एग्जांपल जो है वो हमने सेट किया किसके लिए, सिलिकॉन के लिए सेट किया, ठीक है। अब इस पूरे डायग्राम को आपने बहुत अच्छे से समझ लेना है। हालांकि ये डायग्राम जो है ना आपको CBSE में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सारा का सारा बेसिस यहीं पर ही है,
ये ध्यान में रखिएगा। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि क्या ये बैंड चीज क्या होती है, कैसे फॉर्म होते हैं। जब दो एटम्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो एक्चुअली में क्या होता है, उसके बेसिस पे हम किस तरह से कंडक्टर्स को, सेमीकंडक्टर्स को या इंसुलेटर्स को डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, देखो आप समझते हैं, जरा बहुत अच्छे से इस बात को समझ लेना। सिलिकॉन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2 के इक्वल होती है। ठीक है, यही है। जब आपने ये नोट किया, देखो ध्यान दो, इसका जो आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, जो कि यहां पर थर्ड शेल है, उसके अंदर दो ऑर्बिटल्स है s और p। s के अंदर दो ही पॉसिबल है, दोनों फील्ड है। p के अंदर 6 पॉसिबल है, 2 फील्ड है। बात समझ में आ रही है? अब क्या होगा, सपोज करो मैं यहां पर ये मान के चलता हूं, ये डायग्राम जो बनाया है कि यहां पर अगर हम कहीं पर ये मान के चले ओरिजिन है, ठीक है, इस पॉइंट पे एक सिलिकॉन हमने रख दिया और एक और सिलिकॉन का एटम यहां से हम धीरे 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 इसकी तरफ लेके आ रहे हैं। यानी कि यहां पर हमारे पास क्या आ रही है कि स्पेसिंग है। बात समझ में आई है? इंटर एटॉमिक स्पेसिंग होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स हो गया। आपको ये तो पता है कि जो इंटरनल शेल्स होते हैं, ठीक है, वो कंट्रीब्यूट नहीं करते बॉन्ड फॉर्मेशन में, यानी कि उनकी एनर्जीज के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा जब हम दो एटम को पास लेके आएंगे तो। लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स द फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो सपोज करो हमारे पास एक सिलिकॉन का क्रिस्टल हमने लिया है और उसका एक एटम की कॉन्फ़िगरेशन दे दी, मान लो उसके अंदर n एटम्स है। जब हम यही कहानी n एटम्स के लिए बोलेंगे तो n एटम के हिसाब से उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के s शेल के अंदर 2n पॉसिबल है और 2n के 2n जो है वो फील्ड है। ठीक है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं किसकी, मान लीजिए p वाले की, ठीक है, तो p के अंदर और 3p के अंदर पॉसिबल कितने हैं, पॉसिबल है 6n के इक्वल। ठीक है, फील्ड कितने हैं, 2n फील्ड हो गया आपके पास। तो बाकी जो 4n है वो क्या हो गया, वो अनफील्ड हो गया, एम्प्टी हो गया। ठीक है जी, ये कंडीशन बन गई जब हम पूरा क्रिस्टल ले रहे हैं n एटम्स का। तो अब देखो, अभी हम बात करते हैं एक एक को, फिर जनरलाइज करते हैं कि n के साथ क्या हो रहा है। आपके पास देखो यहां पर ये ध्यान रखो, ये क्या बना, ये 2n स्टेट ऑफ 2n इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अगर हम पूरे क्रिस्टल की बात करें, मैं एक को पहले समझाता हूं आपको। सपोज करो ये एक सिलिकॉन है जो इसकी तरफ आ रहा था, उसके अंदर ये जो लेवल जो हमने दिखाया है, ये आपको दिखा दिया 3s का और ये दिखा दिया 3p का। ठीक है, यहां पर आप नोट करो एक सिंगल लाइन है, यानी कि उनकी फिक्स्ड एनर्जी है उस पर्टिकुलर जगह पर और उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता जब उनके बीच में स्पेसिंग जो है वो बहुत ज्यादा है, वो बिल्कुल एज इट इज डिस्क्रीट लाइन बननी शुरू हो जाती है। अब क्या काम होता है, एक ऐसी वैल्यू आ जाती है, ठीक है, एक ऐसा ये रीजन दिखाया है यहां पर, रीजन बी की बात कर रहे हैं जो, कि अगर एक ऐसी वैल्यू आ जाती है इंटर एटॉमिक सेपरेशन की, सपोज करो ये वो वैल्यू है जहां पर अचानक ही क्या होता है कि ये जो सिंगल एनर्जी लेवल था वो छोटे छोटे एनर्जी लेवल के अंदर स्प्लिट होना शुरू हो जाता है। इस तरह से स्प्लिट हो रहा है, यहां पर ये भी स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, मतलब क्या है, एक सिंगल एनर्जी लेवल जो है वो मल्टीपल छोटे छोटे एनर्जीज के अंदर जो है वो डिवाइड होना शुरू कर देता है। इट्स लाइक कि हमारे पास अगर एक स्पन थ्रेड है, जैसे थ्रेड होता है, उसके एक थ्रेड के अंदर बहुत सारे थ्रेड होते हैं ना, तो पहले तो वो सिंगल थ्रेड था, फिर उसको जैसे खोलते हैं तो उसके अंदर से और थ्रेड छोटे छोटे निकलने शुरू हो जाते हैं। तो सेम चीज यहां पर, एक सिंगल डिस्क्रीट एनर्जी लेवल जो होता है वो छोटे छोटे बहुत सारे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के अंदर स्प्लिट होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही जो एक बैंड को जिसके अंदर क्लोजली पैक्ड एनर्जी लेवल है उसको एनर्जी बैंड बोलते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहली चीज आपने क्या सीखी, यहां पर मैंने आपको बताया एनर्जी बैंड। तो एनर्जी बैंड क्या हो गया, एनर्जी बैंड बेसिकली कलेक्शन ऑफ क्लोजली पैक्ड एनर्जी लेवल्स। ठीक है, यही बात समझ में आई है। ठीक, तो यहां पर ये काम इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद होना शुरू हो गया। अब क्योंकि ये फैल रहे थे, ठीक है, दूर हो रहे, इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसके कारण
जो 3s के इलेक्ट्रॉन्स थे और जो 3p के इलेक्ट्रॉन थे उनके बीच का जो ये गैप है धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। ठीक है, धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। फिर आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंचते हो कि ये एनर्जी लेवल जो है वो दोनों के मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो जब ये मर्ज हो जाते हैं तो यहां पर क्या काम हुआ, देखो जब हम ये वाली लाइन पे आ गए, मान लो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आ गए, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आ गए, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अब क्या हो गया, अब देखो आपका ये ब्लू वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, अब ये कॉन्टिन्यूस सा दिखाई दे रहा है ना, जैसे पहले ऊपर नीचे दिखाई दे रहा था, ये कॉन्टिन्यूस रीजन दिखाई दे रहा है। तो कॉन्टिन्यूस रीजन होने का मतलब क्या है कि अब आपके पास, देखो समझना बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, इस वाली स्टेज पे क्या हुआ कि आपके पास 3s के दो लेवल है, 3p के दो लेवल है। अब ये सेपरेट सेपरेट ना होकर के क्या हो गए, सिर्फ हमारे पास क्या हो गए, 4 लेवल हो गए। किस चीज के, देखो एक और तरीके से समझाता हूं। अब ऐसे समझो आप कि हमारे पास पॉसिबल की बात करते हैं। पहले तो पॉसिबल क्या है, पॉसिबल है क्या बोलना चाहिए, s के 2 और p के 6, यानी कि टोटल 8। ठीक है, अब इसके 2 फील्ड थे, इसके 2 फील्ड थे, तो कंबाइनली कितने फील्ड हो गए, 4 फील्ड हो गए। तो ये सिचुएशन यहां पर आ गई कि अब यहां पर हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि कौन सा लेवल s लेवल का है, कौन सा इलेक्ट्रॉन p लेवल को बिलोंग कर रहा है या कौन सा s लेवल को बिलोंग कर रहा है। हमारे पास सिर्फ आपके पास के 8 पॉसिबल लेवल है, जिसमें से 4 लेवल जो है वो फील्ड है और 4 लेवल जो है वो एम्प्टी है। ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना कि आप आउटर मोस्ट शेल के, है ना, आप आउटर मोस्ट शेल में जब आप पहुंच रहे हो तो उसके अंदर या 8 हमारे पास एनर्जी लेवल बने, उस 8 एनर्जी लेवल में से अब हमारे पास 4 फील्ड है, 4 एम्प्टी है। वी आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश वेदर दे आर बिलोंगिंग टू एस लेवल और पी लेवल एट दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस। अब उसके बाद में क्या हुआ, नेक्स्ट प्रोसेस को समझते हैं। देखो आपको पता है कि जिन लेवल्स को फिल कर दिया गया, ठीक है, याद करो अपनी केमिस्ट्री भी, लोअर एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड फर्स्ट बाय द इलेक्ट्रॉन्स देन द हायर। अब जिनमें इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, ऑटोमेटिकली वो स्टेबल हो गए, उनकी एनर्जी कम हो गई, सो दे स्टार्ट सेटलिंग डाउनवर्ड, वो नीचे सेटल करना शुरू कर देते हैं, वो लोअर एनर्जी पे सेटल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और जो खाली हमारे पास एम्प्टी हमारे पास ऑर्बिटल बचे थे, एनर्जी लेवल बचे थे, वो ऊपर आना शुरू हो गए। ठीक है, तो क्या केस होता है कि देखो आप ध्यान दो, एक सिचुएशन के बाद में ये 2 पार्ट में फिर से डिवाइड हो रहा है, यहां देखो और यहां देखो। इस वाले रीजन के अंदर तो क्या हो गया कि आपके पास फील्ड एनर्जी लेवल आ गए जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और जो इसके ऊपर वाला रीजन यहां पर हो गया, ये वो वाले हो गए जिसके अंदर अब एम्प्टी एनर्जी लेवल्स है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है। ये जैसे एक एटम के लिए हुआ, ऐसे सब एटम्स के लिए हो जाएगा जब हम क्रिस्टल की बात करेंगे, है ना। आपने जो जो नंबर लिया उसके आगे nm से मल्टीप्लाई करोगे तो एक बहुत बड़ा नंबर जो है इलेक्ट्रॉन्स का या एनर्जी लेवल्स का वहां पर मिल जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये जो फॉर्मेशन बनी है, अब आपके पास क्या हुआ कि एक एनर्जी लेवल तो आपके पास ये बन गया नीचे, ये वाला। ठीक है, एक एनर्जी लेवल बन गया आपके पास ये ऊपर वाला। ठीक है, ये वो बन गया जिसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन, सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। और ये हो गया आपके पास टोटल एम्प्टी, ठीक है, वाला एनर्जी लेवल्स वाला बैंड, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड इसलिए कि कंडक्टिविटी अब इसी पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब तक वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे, कंडक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगी। और ये दोनों चीजें सेपरेट होती है किससे, एनर्जी गैप से। ठीक है, एक एनर्जी गैप जो दोनों के बीच में है, यानी कि कितनी एनर्जी चाहिए होगी यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां तक भेजने के लिए। ठीक है, वो किस चीज पे डिटरमिन होगा कि उनके बीच का गैप कितना है, वो जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। जा पाएंगे तो कंडक्ट करेंगे, नहीं जा पाएंगे तो इंसुलेटर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये जो बैंड थ्योरी है सॉलिड्स में, यही बेसिस है बेसिकली सेमीकंडक्टर्स को पढ़ने का, समझने का और क्या बोलना चाहिए, इस थ्योरी को आगे बढ़ाने का। ठीक है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करी है और होपफुली आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम इसके बेसिस पे समझेंगे पहली चीज तो कि ये बैंड्स क्या होते हैं, जैसे अभी हमने डायग्राम के थ्रू तो समझा ही दिया। अब इनको सेपरेटली पढ़ेंगे, जिस तरह से आपका एग्जाम में आपको आंसर लिखना होगा कि वैलेंस बैंड क्या है, कंडक्शन बैंड क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है। ठीक है, इनकी डेफिनेशंस करेंगे और उसके बेसिस पे मटेरियल्स कैसे डिवाइड करते हैं या क्लासिफाई करते हैं वो हम पढ़ेंगे इसके बाद में। ठीक है बच्चों, बात करते हैं फिर क्या एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं। जो हमने 3 एनर्जी बैंड अभी डायग्राम के थ्रू समझे हैं, वो क्या, उनको डिफाइन कैसे करेंगे, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो अभी हम यहां पर देखते हैं। ठीक है, इस स्लाइड के अंदर तीनों टाइप के बैंड्स जो है वो हम समझेंगे कि क्या होते हैं। ठीक है, वैसे तो बैंड तो 2 ही होते हैं, तीसरा तो उनके बीच में एनर्जी गैप ही होती है। ठीक है, तो देखते हैं एक-एक करके। सबसे पहले आप क्या काम कर लो, सबसे पहले आप समझो कि वैलेंस बैंड क्या होता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ते हुए ये वाली बात समझ ली थी। वैलेंस बैंड जो है, इट इज द लोअर बैंड ऑफ द एनर्जी लेवल कंटेनिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दिस बैंड इज कंप्लीटली और पार्शियली फिल्ड। यही बताया था। देखो क्या सिचुएशन आ रही है, मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर क्रिएट कर देता हूं कि अगर मान लीजिए एक लेवल मैंने ये बनाया है, ठीक है, और एक लेवल जो है मैं इसके ऊपर यहाँ पर ये बना देता हूं, ऐसे ये बना दिया मैं। ठीक है, अब क्या काम हुआ कि ये वाला जो बैंड था ये कौन सा है, ये वैलेंस बैंड है। ये वाला बैंड जो था ये कौन सा था, ये कंडक्शन बैंड है। तो क्या प्रॉपर्टी हमने बताई है कि वैलेंस बैंड तो वो बैंड है जो कंप्लीटली या पार्शियली फिल्ड है। अब देखो यह वर्ड पार्शियली भी यूज कर लिया, वैसे ही कंप्लीटली फिल्ड है, क्योंकि देखो एक नेचुरल प्रोसेस है, हम खुद नहीं कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 100% यहां पर आ जाए, हो सकता है 99% ये फिल्ड हो, लेकिन कुछ 1-2 इलेक्ट्रॉन जो है वो या थोड़े से इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में छोड़ जाए, लेकिन इन दोनों का जो कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा वो बहुत बहुत ज्यादा हाई होगा। तो इसको हम एक्चुअली नियरली एम्प्टी, इसको नियरली कंप्लीटली फिल्ड बोलेंगे। याद समझ में आई वाली बात? ठीक है, तो कंडक्शन बैंड क्या हो गया कि इट इज द अपर बैंड ऑफ द एनर्जी लेवल कंटेनिंग नो इलेक्ट्रॉन्स और पार्शियली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स, है ना। मैंने आपको बताया कि पार्शियली इज ओनली एक्सीडेंटल, ध्यान में रखिएगा, अदरवाइज ये कंप्लीटली एम्प्टी होगा। और दिस बैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी। मैंने पहले ही बताया था कंडक्टिविटी के ऊपर के लिए यही डिपेंड करता है ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस बैंड से जब तक कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे तब तक कंडक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगी। तो वो मेजर चीज है, वो ही स्पेस दे रहा है, जगह दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ने के लिए, मूवमेंट के लिए। ठीक है, और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये वाली है, विच इज फॉरबिडन एनर्जी गैप। ईजी लिखते हैं यहाँ पर, मैंने कहीं पर आपके लिए पूरा, ठीक है, क्या लिख दिया है, FEG लिख दिया है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होगा, इज द एनर्जी गैप क्या हो गया, दिस इज द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ द टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल ऑफ द बैलेंस बैंड एंड द लोअर मोस्ट एनर्जी लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड। ये जो एनर्जी का डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब ये एनर्जी गैप ही डिसाइड करेगा कि एक्चुअली में मटेरियल क्या बनने वाला है, कंडक्टर बनने वाला है, सेमीकंडक्टर बनने वाला है, या फिर तीसरी चीज क्या होती है, इंसुलेटर बनने वाला है। ठीक है, तो वो किस कंडीशन में बनेगा वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं आपसे कि किस तरह से बनेगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल यूजिंग एनर्जी बैंड थ्योरी, जिसमें मैंने भी आपको बताया था कि कंडक्टर्स बनते हैं या फिर इंसुलेटर्स बनते हैं या फिर सेमीकंडक्टर बनते हैं। तो किस किस कंडीशन में बनते हैं वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बात करते हैं, देखो किसकी, ये देखो कंडक्टर्स की। मैं क्या कर रहा हूं आपके लिए, ये मैंने आपको बताया, कंडक्टर्स में देखो 2 केसेस बनते हैं, आप इसको दोनों को अच्छे से समझ लो। ये मैं बना रहा हूं क्या, कंडक्शन बैंड, ठीक है, और इसके ऊपर पहली कंडीशन ये है कि ओवरलैपिंग ऑफ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। पहली कंडीशन क्या होगी, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो है वो एक दूसरे के ऊपर वो कर रहे हैं, ठीक है, ओवरलैप कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, देखो ये मैं आपको ऐसे बना के दे रहा हूं, ये देखो ये बनाया मैंने। और दूसरा, जब उसके बीच में कोई भी फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं हो,
यानी कि ओवरलैप नहीं कर रहे बट एफईजी भी नहीं है, फॉरबिडन एनर्जी गैप भी नहीं है। जैसे कैसे समझ में आया? जैसे इस केस में ध्यान दो, इतना हिस्सा जो है ये वैलेंस बैंड है, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक इतना हिस्सा जो है वो कंडक्शन बैंड है, यानी कि वो ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप करने का मतलब ये है कि जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है वैलेंस बैंड का, उसको हम फर्मी लेवल भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। फर्मी लेवल क्या होता है? टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल ऑफ द वैलेंस बैंड। वो जो एनर्जी लेवल है वो एक्चुअली में कंडक्शन बैंड के रीजन में ही लाई कर रहा है, यानी कि अगर रूम टेम्परेचर भी है तो उसके लिए बहुत है इस इलेक्ट्रॉन को यहां से छोड़ के कंडक्शन बैंड में पहुंच जाना, क्योंकि एक्चुअली में वो वही है, ठीक है, लेकिन उसके ऑर्बिट में नहीं है, वैलेंस बैंड के ऑर्बिट के अंदर है, उसके एनर्जी लेवल में है, ऐसे समझो आप, उसके एनर्जी लेवल में। और दूसरा केस हो गया कि अगर हमारे पास फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं है, एनर्जी गैप यहां पर भी नहीं है, बट हम बात कर रहे हैं कि यहां पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है वो कंप्लीट है विदाउट एनी ओवरलैपिंग एंड विदाउट एनी क्या बोलना चाहिए, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो यहां पर भी देखो ये कंडीशन भी बहुत अच्छी है कि आपके पास बहुत ही स्लाइट एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को यहां से कंडक्शन बैंड में लेके जाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल किसमें कन्वर्ट हो गए? ये कन्वर्ट हो गए किसमें? कंडक्टर्स के अंदर। उनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, ठीक है, ये बेसिकली मेटालिक कंडक्टर्स हो गए। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब देखो बात करते हैं कि इंसुलेटर्स कैसे होते हैं, ठीक है, और सेमीकंडक्टर्स कैसे होते हैं। तो वहां पर भी सारा जो गेम है वो किसका है? वो फॉरबिडन एनर्जी गैप का ही है, ठीक है। फॉरबिडन एनर्जी गैप ज्यादा है तो क्या होगा, कम है तो क्या होगा, दोनों केसेस के अंदर आपके पास बन जाएंगे ये। तो देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, सपोज करो यहां पर, ठीक है, हमने सबसे पहले इंसुलेटर का केस समझते हैं। इंसुलेटर में क्या है, ये हमारे पास हमने बनाया कौन सा वैलेंस बैंड, और इसके ऊपर हमने बनाया क्या, कंडक्शन बैंड, ठीक है, ये मैंने बना दिया क्या, कंडक्शन बैंड। अब क्या देखो, ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, और ये बहुत बड़ा सा एनर्जी गैप, ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, ठीक है, ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, इसकी वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगी, यानी कि ये इतनी एनर्जी है कि बाय नो मीन्स हम वैलेंस बैंड को कंडक्शन बैंड में जंप करा सकते हैं, यानी कि वी कैन नॉट प्रोवाइड दिस मच एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड सो दैट इट कैन जंप टू द कंडक्शन बैंड। बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एनर्जी जो है, ठीक है, ये एनर्जी हम किसी भी तरह से किसी भी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड नहीं कर पाते, इसलिए वो मूवमेंट कर नहीं पाता, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे पहुंच नहीं पाता, तो वो क्या बन जाता है, इंसुलेटर बन जाता है। क्लियर? दूसरी चीज आ गई हमारे पास सेमीकंडक्टर। तो देखो ऐसा है कि जब हमारे पास एनर्जी गैप, ध्यान में रखिएगा, जब हमारे पास एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, जब हमारे पास क्या बोलना चाहिए, ये एनर्जी बैंड जो है, ऐसे मान के चलते हैं, एक बना ही देता हूं मैं, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये आपने एक कंडीशन बनाई है। अब हमारे पास ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, और इनके बीच में ये जो गैप है ये लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, ये जो एनर्जी गैप है ये लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आ जाता है। बट अगर उनका एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होगा तो वही हमारे लिए यूजफुल सेमीकंडक्टर है, उसी को हम अपनी डिवाइसेस के अंदर यूज कर सकते हैं, वरना हम उनको डिवाइसेस के लिए यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये भी दे आर मोर टूवर्ड्स द इंसुलेटर्स, सो आइडियल वैल्यू इज अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो वैल्यू होती है जो कि ऐसे मटेरियल हो जाते हैं जो हमारे पास 0 केल्विन पे तो इंसुलेटर्स होंगे, और रूम टेम्परेचर भी उनके लिए काफी होता है कंडक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो दे बिकम द सेमीकंडक्टर्स, दे स्टार्ट कंडक्टिंग, ध्यान में रखिएगा। ऑब्वियसली कंडक्टिविटी विल नॉट बी एज हाई एज क्या बोलना चाहिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर होती है बहुत कम होती है, बट हमारे लिए वो यूजफुल वैल्यू है जिसका हम यूज कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है। तो दिस वे वी आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन
the conductors and insulators and semiconductors on the basis of energy band theory, right? तो बच्चों देखो, अभी हम क्या एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। नया कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस तरह से हमारे पास, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक चार्ज कैरियर की तरह काम करते हैं। जब हम कंडक्टर्स पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, है ना, तो यहां पर हमने ये पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी तक या सीखा है ये कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बेसिकली उन्हीं का जो फ्लो है वो करंट फॉर्म करता है। अभी तक हम यही सीख रहे थे, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर और होती है, वो होते हैं होल्स। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, क्योंकि होल्स बिल्कुल वही काम करते हैं यहां पर जो कि इलेक्ट्रॉन्स काम करते हैं। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट कंस्टिट्यूट होता है जिसको कि हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं, ऐसे ही होल्स की वजह से भी एक करंट कंस्टिट्यूट होता है जिसको कि हम होल करंट कहते हैं। ठीक है, और किसी भी सेमीकंडक्टर में जो टोटल करंट होता है वो इन दोनों का ही सम होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक करंट और होल करंट का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि होल्स क्या होते हैं और होल्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो इसी को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, करते हैं। देखो, फॉर्मेशन ऑफ होल्स इन सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, ये स्टार्ट करेंगे अभी हम। तो देखो क्या होता है इसके अंदर। देखो, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे दो तरीके से, एक तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से और एक एनर्जी बैंड थ्योरी से। ठीक है, कैसे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है ना? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मतलब क्या है कि जब हम ये जानते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म करते हैं नेबरिंग एटम्स के साथ, और वो जब बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो बेसिकली एक क्रिस्टल जो है वो तैयार होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसके अंदर, देखो समझते हैं। सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से क्या फॉर्मेशन ऑफ होल्स। ठीक है, ऑलराइट, एक छोटा सा डायग्राम यहां पर मैं आपके लिए बना रहा हूं। सपोज करते हैं कि बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स हैं, उनका क्रिस्टल है एक। ठीक है, ये देखो, तो मैं सिलिकॉन के एटम्स जो है वो पास पास तैयार कर रहा हूं। राइट, इस तरह से कर लो आप, वैसे एक ही साइज के होंगे। ठीक है, तो ऐसे मैंने थोड़े से ये एटम जो है वो बना दिए, सपोज करो सिलिकॉन के। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां पर इनके ऊपर मैं सिलिकॉन सिलिकॉन लिख देता हूं। ठीक है, तो ये सिलिकॉन के एटम्स हो गए सारे के सारे। तो ये तो ड्रॉ करना जरूरी है, यहाँ पर ड्राइंग में ही टाइम लगता है थोड़ा सा। ठीक है, और ये जो है इनके बीच में इस तरह से क्या हो रखे हैं, बॉन्ड फॉर्म हो रखे हैं। ठीक है, इस तरह से कैसे कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है एक इसने और एक इसने शेयर किया हुआ है ना, शेयरिंग ही होगी। सिलिकॉन है, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, और जो हमारे पास पड़ोसी एटम्स है, नेबरिंग एटम्स है, वो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेंगे। इसी तरह से पूरे क्रिस्टल में होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है इसके बाद में। मैं थोड़ा सा ये इसको बना देता हूं। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह से करके, ऐसे ही पूरे क्रिस्टल में होंगे। मैंने जितने बनाए हैं उनके लिए इस तरह से हमने ये चीज दिखा दी है। ठीक है, अब देखो अब क्या होना है, ये ऐसे ही पूरे क्रिस्टल में होंगे एंड सो ऑन, जो भी है जैसे मर्जी समझ लो आप। अब देखो क्या होता है, हमने क्या किया कि इसके अंदर है ना, इसको सपोज करो, ये तो जब सिलिकॉन का क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है या उसका बॉन्ड बन रहा है उस टाइम की बात है। अब हमने अगर सपोज करो, ठीक है, कोई भी इसको एनर्जी मिल जाती है, चाहे वो टेम्परेचर की वजह से, रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो उस एनर्जी की वजह से क्या काम हो रहा है कि कोई भी एक पर्टिकुलर बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है। मान लो ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है ये फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह काम कर रहा है, लेकिन पीछे क्या हुआ, जहां से वो निकला था वहां पर वो खाली जगह छोड़ के आ गया, है ना। जहां से वो निकला था वहां पर क्या हो गया, एक एम्प्टी स्पेस या एक वैकेंसी जो है उसने पीछे छोड़ दी है। इसी वैकेंसी का नाम जो है वो
होल होता है, ठीक है, इसी वैकेंसी का नाम होल होता है, ठीक है। तो होल क्या हो गया, होल बेसिकली क्या बोलना चाहिए, यहां से हमने ये सीखा कि सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऐसा क्यों बोला हमने, क्रिएटेड बाय क्या बोलना चाहिए कि मूवमेंट कह लो या फिर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने बोला जैसे कि जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन एस्केप हो गया ना, एक तरह से एस्केप हो गया, राइट, तो उसकी वजह से यहां पर एक होल जो है वो तैयार हो गया। अब हमें समझना क्या है, इसको हम सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्यों बोलते हैं, ये हम एक्चुअली में जब हम एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़ेंगे तो उससे और अच्छे से समझ में आएगा। बट ये देखा गया कि ये होल जो है ना हमेशा खाली नहीं रहता, जैसे एक ही बार में एक ही बॉन्ड नहीं टूटेगा, कोई मान लो ये वाला बॉन्ड भी टूट गया, यहां से जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो देखता है कि वो इसके अंदर जाने की कोशिश करता है, दूसरा जो कहीं पर वैकेंसी अवेलेबल है यहां से टूटेगा तो इसकी तरफ, तो इट्स लाइक अ थिंग विच इज अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव ही माना जाएगा। तो बेसिकली क्या हो गया कि होल एक्चुअली में कुछ नहीं है, एक ऐसा वैकेंसी क्रिएट हुआ जब वहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया। दूसरी बात, इसको पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करते हुए माना जाता है, रीजन उसका भी यही बता दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है कि वो उस जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो उस होल की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होगा, तो रैंडमली ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास एक होल क्रिएट होता है, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से मैंने आपको बताया कि एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझ में आता है, जो असली में इसका समझ में आएगा वो आएगा जब हम एनर्जी बॉन्ड थ्योरी से हम इसको समझाएंगे, तो वो ज्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट है, वहां से इसके बारे में ज्यादा पता लगेगा कि इसका एक्चुअल यूसेज क्या है, ठीक है। देखते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी, ठीक है, ठीक है, समझते हैं। देखो एनर्जी बैंड थ्योरी में क्या होता है, ठीक है। एनर्जी बैंड थ्योरी में आपको याद हो अगर तो हमने बताया था कि दो तरह के क्या होते हैं, दो तरह के बैंड्स होते हैं, है ना, एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड, और उनके बीच में एक गैप होता है जिसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, ठीक है। तो एक ड्रॉ करते हैं, देखो पहले तो कि हमने ये ड्रॉ किया थोड़ा सा, ये वैलेंस बैंड हम ड्रॉ कर रहे हैं, और दूसरा जो इसके ऊपर है वो हम ड्रॉ कर रहे हैं क्या, कंडक्शन बैंड ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया हमारे पास, दिस इज वैलेंस बैंड एंड दिस इज कंडक्शन बैंड, दोनों चीजें हमने ड्रॉ कर दी, और इनके बीच में जो ये गैप है इसको क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप, है ना, जिसको हम EG से भी दिखाते हैं, ठीक है। और मैंने अपने यहाँ पर आपकी सहूलियत के लिए कि आपको समझ में आता रहे FEG लिखा हुआ है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, कि आपको याद रहे टर्म, ठीक है। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दो चीजें हो गई। अब देखो क्या काम होता है, एक चीज और समझते हैं पहले, एक थोड़ा सा और ड्रॉ करते हैं इसको। मैंने क्या किया कि इनके कुछ एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सपोज करो ये कुछ एनर्जी लेवल्स हैं वैलेंस बैंड के, और इसी तरह से कुछ एक ड्रॉ कर देते हैं हम आपके लिए कंडक्शन बैंड के भी, ठीक है। तो ये वैलेंस बैंड के लिए मैंने ड्रॉ कर दिया, और ऐसे ही कंडक्शन बैंड के थोड़े से एनर्जी लेवल्स हम ड्रॉ कर देते हैं। अब फिर इस कॉन्सेप्ट को जो है समझते हैं कि एक्चुअली में किस तरह से होल्स जो है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने ये बना दिए फटाफट से, राइट, चलो ये काम हो गया आपका। अब हम क्या काम कर रहे हैं, देखो आपको एक चीज और पता है, वो क्या पता है कि एक्चुअली में ये एक एनर्जी लेवल जो है एक ऑर्बिटल को शो कर रहा है बेसिकली, तो उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ना, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे सब में दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमने, क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है, ये हमने दो इलेक्ट्रॉन के अंदर शो कर दिए, ठीक है जी, सबके अंदर आ जाएगा। ये भी आपको बताया था कि जो हमारे पास वैलेंस बैंड होता है उसका जो ये टॉप मोस्ट लेवल है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्मी लेवल, है ना, फर्मी लेवल। और फर्मी लेवल की जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी, ठीक है, उसको बोलते हैं फर्मी एनर्जी। क्लियर है। अब कॉन्सेप्ट देखते हैं होल्स वाला। होल्स में क्या हुआ बच्चे कि एक्चुअली में जब ये रूम टेम्परेचर पे आए या इनको इनफ एनर्जी मिल गई
कि जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे था वैलेंस बैंड के अंदर या फिर फर्मी लेवल पे था, वो इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट हुए, ठीक है, और उसमें से मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप होके इसके अंदर चला गया, उसको इतनी एनर्जी मिल गई जो कि उसके फॉरबिडन एनर्जी गैप को क्रॉस कर सकती थी। अब वो पहुंच गया यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन पहुंचा यहां पर, और यहां पहुंचने के बाद में पीछे वो क्या छोड़ आया, एक खाली स्पेस छोड़ के आ गया, ठीक है। ये जो खाली स्पेस उसने पीछे छोड़ी है, इसको क्या नाम दिया गया, इसको बोला गया ये होल फॉर्म हो गया। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ये यहां पर जंप कर गया, ठीक है, और जंप करने के बाद में पीछे उसने क्या छोड़ दिया, एक होल जो है वो यहां पर क्रिएट कर दिया। जब ये होल क्रिएट किया, अब देखो इसके आगे की कहानी जो है वो समझ में आएगी और मजेदार कैसे। तो देखो ये एक फिनोमिना है जो हम करवा नहीं रहे हैं, अपने आप से हो रहा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं कुछ, ये रूम टेम्परेचर पे अपने आप हो रहा है। तो क्या ऑब्जर्व किया गया कि जो उसके नीचे वाले इलेक्ट्रॉन थे ना, वो ऑटोमेटिकली इस होल की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन नीचे था, ठीक है, और उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन जो नीचे था वो इसकी तरफ चला गया। जब इसकी तरफ चला गया तो अब उसने क्या किया, यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट कर दी, है ना। जब यहां पर वैकेंसी उसने क्रिएट करी तो बेसिकली क्या होगा, देखो एक चीज यहां से समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि आपके पास हर बार यही प्रोसेस होता जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहां पहुंचता रहेगा, ठीक है, और पीछे जो है वो होल छोड़ता रहेगा, ठीक है। अब लेकिन होगा क्या, दो ही इलेक्ट्रॉन तो नहीं पहुंचेंगे ना सिर्फ आगे के, जब यहां के पीछे के इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए, यहां के यहां पहुंच गए, ठीक है, यहां ये वाले इस तरह से करते हुए, और पीछे जो है हमारे पास होल जो है वो क्रिएट होता चला गया, अब नया होल यहां पर बन गया। तो फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, उसके बाद में ये हो रहा है, देखो जब ये जंप करेंगे तो ये प्रोसेस ऐसा होता रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट लेवल पे मूव करते रहेंगे और पीछे से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको धक्का मारते रहेंगे, ठीक है, कि भाई तुम आगे चलो हम पीछे पीछे आ रहे हैं। तो हो क्या रहा है, देखो ऐसे ही इधर तो बनता रहेगा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरह से मूव करते रहेंगे टू द हायर एनर्जी लेवल्स, ठीक है, क्योंकि वो एक्साइट होते जा रहे हैं, उनको ज्यादा एनर्जी मिलती जा रही है। और आप ये भी देख रहे हो कि देखो होल जो पहले यहां पर था, फिर पीछे आया, फिर पीछे आया, इस तरह से करते हुए आपके पास जो होल्स हैं वो बैकवर्ड मूव करते जा रहे हैं। तो दो चीजें समझ में आई, क्या समझ में आई, सबसे पहले तो यहां से भी क्लियर हो गया कि होल जो है वो इज द वैकेंसी क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू द अदर एनर्जी लेवल। दूसरी बात क्या समझ में है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइट होके वो पोजीशन ले लेते हैं जहां पर पहले होल क्रिएट हुआ था। इसका मतलब वो जो वैकेंसी है दैट कैन बी ट्रीटेड एज द सीट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, एज इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज ओवर देयर, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, हमेशा उनकी तरफ जाना चाह रहे हैं। इसका मतलब उसको हमने बोला कि ऐसा है जिस तरह से कि वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ हो, इसलिए उसको पॉजिटिव चार्ज नहीं बोलते, सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास क्या हुआ, होल्स बन गए, ठीक है, और होल्स क्या होते हैं ये हमें पता लग गया, ठीक है। तो आपको पहले ही बताया था कि जब हम एनर्जी बैंड थ्योरी से इसको पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर से इस कॉन्सेप्ट को समझ में पाएंगे। अब देखो एक चीज और हो रही है, इस थोड़ा सा एनहेंस कर रहा हूं उसको कि तो क्या चीज हो रही है, जब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है ना, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमें क्या मिला, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट, है ना। और जो होल्स मूव कर रहे हैं तो होल की वजह से क्या मिला, होल्स करंट या होल करंट। बात समझ में आ रही है। तो जब भी हम किसी भी सेमीकंडक्टर में टोटल करंट की बात करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक करंट और होल करंट दोनों के सम के इक्वल होगा, ये बहुत क्लियर वाली बात है। आप वैसे भी समझो, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट से समझो, हम जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लेते हैं वो क्या लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहे हैं ना, और ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन लेंगे
बात समझ में आ रही? ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इसके ऑपोजिट भी वही है, तो इसलिए दोनों करंट जो होंगे वो एड अप होंगे, तो जो नेट सेंस ऑफ करंट आएगा और नेट जो करंट आएगा वो इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक करंट और होल करंट के सम के इक्वल हो गया। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब इसके बाद में जब भी हम सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स और होल साथ साथ में पढ़े जाएंगे, इन्हीं की मूवमेंट जो है वो टोटल कंडक्शन किसी भी सेमीकंडक्टर का करवाती है। ठीक है, तो अब हम होल को पूरी तरह से एक डेफिनेशन के फॉर्म में आपके लिए रखेंगे और उसको देखिएगा कि वो क्या होता है। ठीक है, राइट, ये आ गया आपके पास कि कैसे डिफाइन करेंगे एक होल को। ठीक है, तो होल क्या बताया था मैंने आपको? होल में भी डिफाइन एज द वैकेंसी क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड, जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था उसकी वजह से जो वैकेंसी क्रिएट हुई थी उसी को हमने क्या नाम दिया था? उसी को हमने होल किया था। राइट, होल एज द वैकेंसी क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड, जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था उसने जो वैकेंसी क्रिएट करी वो होल है। होल एक्ट एज द सीट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इक्वल टू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, है ना, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज पॉजिटिव अमाउंट में हमने किस पे माना है? होल पे माना है। ठीक है, और ये भी बताया था क्योंकि पॉजिटिव क्यों रख रहा है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द होल, यानी कि वो हमेशा चाहते हैं कि वो होल की तरफ जाए। अच्छा, अगर मान लो हम इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से समझे तो वो क्यों चाहते हैं वहां पर जाना? क्योंकि वो एक बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? जहां का बॉन्ड टूटा था वहां पर वापस एक इलेक्ट्रॉन जाके उस बॉन्ड को कंप्लीट कर देना चाहता है और स्टेबल हो जाना चाहता है। ठीक है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट हुआ था। ठीक है, और होल्स जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि मोशन ऑफ होल्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन इन द वैलेंस बैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वी कॉल होल करंट। ठीक है, तो डायग्रामेटिकली हमने ऑलरेडी सारा एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर है? सो बी वेरी क्लियर अबाउट एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ द होल। राइट, देखो बच्चों, अब हम जो बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे कि कैसे हम सेमीकंडक्टर्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये समझ लेना। अभी तो हमने कैसे किया था? पहले तो मटेरियल्स को डिवाइड किया था, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, फिर हमने डिवाइड किया था कि हमारे पास जो मटेरियल्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, है ना। क्या किया था? क्या बोलते हैं उसका नाम? ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप, कि हमने बताया था उसके अंदर कि किस तरह से एनर्जी गैप के बेसिस पे कौन अच्छा कंडक्टर बनता है, कौन इंसुलेटर बनता है, कौन सेमीकंडक्टर बनता है। फिर हमने बताया था कि जब हम सेमीकंडक्टर्स को पढ़ेंगे तो सेमीकंडक्टर्स एलिमेंटल हो सकते हैं और कंपाउंड हो सकते हैं, है ना, उसके एग्जाम्पल भी वहां पर हमने दिए थे। अब एक्चुअली में जब हमने इनका यूज करना है तो हमने इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो ये है जैसे मिल रहे हैं वैसे ही यूज कर लिए जाए, यानी कि प्योर, है ना। तो प्योर सेमीकंडक्टर्स को बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर्स को बोलते हैं क्या? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और फिर हम क्या करते हैं कि उन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ डिजायरेबल एटम्स जो है वो ऐड कर देते हैं, जिससे कि उसकी कंडक्टिविटी और भी बढ़ जाती है। ऐसे सेमीकंडक्टर्स को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के दो टाइप हो गए यहां पर, ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज और रिक्वायरमेंट, विच इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? देखो, मैंने अभी बताया कि दे आर द प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर मतलब फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ इंप्योरिटीज, दे आर 99.9% प्योर। ठीक है, वो मतलब उसके अंदर कुछ भी एक्सटर्नल इंप्योरिटी नहीं होती। अगर सिलिकॉन बोलेंगे तो प्योर सिलिकॉन, जर्मेनियम बोलेंगे तो प्योर जर्मेनियम हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, जब अगर हम वर्किंग की बात करें किसी भी के काम कैसे करता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे काम करता है, तो जो हमने अभी एक्सप्लेन किया था किसके अंदर? फॉर्मेशन ऑफ होल के अंदर। याद है
फॉर्मेशन ऑफ होल में जब मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से समझाया था तो वहां पर मैंने सिलिकॉन का ही क्रिस्टल लिया तो प्योर ही उसके अंदर कुछ और था ही नहीं। तो इसकी पूरी वर्किंग आप उसी तरह से एक्सप्लेन करोगे जैसे फॉर्मेशन ऑफ होल्स बताना है और किस तरह से टोटल करंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट और होल करंट का सम होगा किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर। तो सेम एक्सप्लेनेशन जो है वो यहां पर यूज कर ली जाएगी, तो उसमें कोई चेंज नहीं है, जैसा अभी आपने सीखा है सेम आपने वो भी यहां पर कर लेना है, ठीक है, राइट। सो टोटल करंट जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक करंट इन द कंडक्शन बैंड एंड होल करंट इन द वैलेंस बैंड, सेम कॉन्सेप्ट एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट। तो अब हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि जो एटम हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, जो इंप्योरिटी बोलते हैं इनके कॉन्सेप्ट में, तो कि जो इंप्योरिटी हम ऐड कर रहे हैं वो क्या होती है, कैसे ऐड की जाती है, क्या बेसिक कंडीशंस हैं उनको ऐड करने के लिए, ठीक है। करते हैं फिर बेटा। तो देखो बच्चा, जब हम किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर कोई भी दूसरी इंप्योरिटी ऐड करते हैं जो उस एटम के लिए तो इंप्योरिटी है लेकिन हमारे काम की चीज है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग, ठीक है। तो अभी हम पहले डोपिंग को समझेंगे, डोपिंग क्या होता है। तो डोपिंग में बेसिकली किसी भी सेमीकंडक्टर में कोई डिजायरेबल इंप्योरिटी ऐड करते हैं जिससे कि उसकी कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है, यानी कि वो और बेटर कंडक्टर बन जाए, राइट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोपिंग, राइट। सो डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेट एडिशन ऑफ डिजायरेबल इंप्योरिटी टू अ प्योर सेमीकंडक्टर टू इंप्रूव इट्स कंडक्टिविटी, राइट। एंड द इंप्योरिटी जो हम उसके अंदर ऐड करते हैं उसको बोलते हैं डोपेंट, ठीक है। जिस इंप्योरिटी को हम उसके अंदर ऐड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डोपेंट। अब डोपिंग करने के मैंने आपको बताया था कि हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स है कि ऐसे ही होनी चाहिए। तो देखो, जब हम डोपिंग करते हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना जिस चीज की हमें रिक्वायरमेंट है उसके अगर हम कुछ भी काम करेंगे तो वो हमारे किसी भी काम नहीं आएगी। तो ये 3-4 चीजें जो हमें बेसिकली 3 ही चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। क्या याद रखनी है वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले द साइज ऑफ द डोपेंट एटम शुड बी कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द सेमीकंडक्टर एटम टू अवॉइड पॉइंट डिफेक्ट। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी कि पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, कि बेसिकली किसी भी क्रिस्टल का डिस्टॉर्ट हो जाना, यानी कि उसकी जो शेप है वो खराब हो जाना, है ना। मतलब पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट का मतलब यहां पर लेटिस पॉइंट से है, ठीक है। अगर लेटिस पॉइंट जहां पर एक पर्टिकुलर एटम है ना, तो वो ऐसा डोपेंट नहीं ऐड करना है जिससे कि उसका जो अरेंजमेंट है स्ट्रक्चर क्रिस्टल का वो बदल जाए, ठीक है। तो क्या इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका बेस्ट तरीका ये है कि जो साइज ऑफ द डोपेंट है वो कंपेरेबल होना चाहिए साइज ऑफ द सेमीकंडक्टर के, ठीक है। जैसे सपोज करो, मान लीजिए कि मैंने यहां पर ये देखो आपके लिए ये एक ड्रॉ कर रहा हूं, मान लीजिए सिलिकॉन का ही है, ठीक है। तो सिलिकॉन के लिए मैंने ये सारे सिलिकॉन जो है वो ड्रॉ कर दिए, सारे सिलिकॉन है, ठीक है। अब एक्चुअली में बाई क्या होता है, ये सिलिकॉन है, ठीक है, ये सारे सिलिकॉन हमने इसके अंदर बना दिए। अब ये है तो ये भी सिलिकॉन, लेकिन क्या हो गया कि बाद में इस सिलिकॉन की जगह पर अगर हमने एक डोपेंट एटम ऐड कर लिया जिसने कि इस सिलिकॉन की जगह ले ली और उस एटम का साइज है बहुत बड़ा, उसका साइज है बहुत बड़ा, तो अगर साइज बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये जो चीजें हैं ये थोड़ा सा गैप बना लेंगी, पीछे हो जाएंगी। तो जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है ना, जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है जो कि अभी यहां पर ऐसे ऐसे दिख रहा था कि इस तरह से अरेंज्ड है ना, अब वो कैसा हो सकता है, वो ऐसा हो सकता है ना, वो ऐसे हो सकता है, बात समझ में आई है, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। तो अब जो उसका बेसिक शेप था वो तो चेंज हो गया, यानी उसका जो क्या बोलना चाहिए, उसका जो शेप था, उसका जो अरेंजमेंट था वो चेंज हो गया। इससे क्या हो गया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कर देगा, जैसा हमें चाहिए वो चीज हमारे लिए काम नहीं आएगी, ठीक है। तो दूसरा यहां पर पॉइंट ये आता है, भाई सीधी सी बात है, अगर मान लो सपोज करो यही सेमीकंडक्टर होता और ये जो डोपेंट एटम उसके अंदर आ रहा है, ठीक है, ये जो डोपेंट एटम उसके अंदर आ रहा है, ये जब तक इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जाके अपने पड़ोसी एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये हमारे किसी काम का नहीं है, फिर ये हमारे लिए डोपेंट नहीं है।
करना क्या चाहिए, उसको किसी ना किसी सेमीकंडक्टर एटम को रिप्लेस करना है, उसकी जगह पर जाके लगना है और अपने नेबरिंग जो सेमीकंडक्टर के एटम है उनके साथ बॉन्ड बनाना है। जब तक ऐसा नहीं करेगा हमारे काम नहीं होगा। तो इसके लिए भी हमारे लिए जरूरी है कि उसका साइज कंपेरेबल होना चाहिए जो सेमीकंडक्टर एटम है उसके साथ, अदरवाइज वो बॉन्ड बनाने में भी उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। और तीसरी चीज है डोपिंग जो है वो बहुत कम होनी चाहिए, इट शुड बी लेस देन 1%। जरा समझना, मान लो हमारे पास कहीं पर 1 मोल के करीब या 1 n जो हमारे पास अवोगाड्रो नंबर है इसके बराबर एटम्स है उसके सेमीकंडक्टर के किसी भी क्रिस्टल में। ठीक है, यानी 6.023 इंटू 10⁻23 है। ठीक है, इतने एटम्स हैं। अब अगर मैं इसका 1% भी लूं तो 1/100 हो गया, तो 1% ये पावर कितनी हो जाएगी, 6.023 इंटू 10⁻⁴ कितनी होगी, 21। तो ये भी तो बहुत सारे हो गए। आप समझ में आ रही है बात कि 10⁻23 है ना। अगर मैं मान लो ऐसे समझाऊं, अगर 1 लाख है ना, 1 लाख है, उसमें 10⁵ है, उसका 1% लेंगे तब भी उसके अंदर 1000 हो जाएंगे। समझ में आ रही बात। तो सेम चीज यहां पर आपको समझनी है कि 1% इज अ वेरी बिग नंबर व्हेन वी टॉक अबाउट द डोपिंग, क्योंकि हमने एक्सटर्नली कोई चीज उसके अंदर ऐड करनी है और हम ये चाहते हैं कि वो वहां पर जो एटम है सेमीकंडक्टर का उसको वहां से हटाए और उसकी जगह बॉन्ड भी बना दे। ठीक है, तो ऐसा हमारे पास तभी पॉसिबल है जब उसका एक कंट्रोल्ड नंबर होगा। ठीक है, तो दिस डोपिंग शुड नॉट एक्सीड 1% आइडियली, राइट, ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हमारे पास हो गई कि रिक्वायरमेंट क्या है एक डोपिंग प्रोसेस के लिए। अब हम देखते हैं कि ये डोपिंग की कैसे सकते हैं, कर कैसे सकते हैं। ठीक है, देखते हैं जरा, और वो कैसे होगी, दोनों चीजें अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर तो देखो भाई डोपिंग कैसे की जा सकती है। ठीक है, यहां पर हम एक दो चीजें देखते हैं कि किस तरह से हम डोपिंग जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या प्रोसेस हो सकता है, बाय हीटिंग अ गिवन सेमीकंडक्टर इन द एनवायरनमेंट कंटेनिंग डोपेंट। मतलब क्या है कि हमारे पास हमने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया जहां पर हमारे पास डोपेंट एटम अवेलेबल है। सपोज करो वो फ्यूम्स के फॉर्म में अवेलेबल है। उसके बाद में सेमीकंडक्टर को वहां पर लेके गए तो धीरे धीरे वो जो डोपेंट एटम है वो डिफ्यूज हो सकते हैं उस प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर। ठीक है, जिससे कि वो डोप्ड सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट हो जाए। दूसरा तरीका क्या है कि हम इंप्योरिटी एटम्स इन द मेल्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर की जो हमारे पास सेमीकंडक्टर है उसको मोल्टन स्टेट में ही हम ऐड कर दे दूसरा हमारे पास डोपेंट मटेरियल जो हमने या डोपेंट सब्सटेंस जो हमने ऐड करना है। तीसरा हम क्या कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली बम्बार्ड कर सकते हैं डोपेंट एटम्स को ऑन द सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक बीम की तरह पर उनके ऊपर बम्बार्ड कर सकते हैं कि जिससे कि वो उसके अंदर जो है वो इम्प्लांट हो जाए एक तरह से। ठीक है, तो दीज आर द मेथड्स बाय विच डोपिंग कैन बी डन। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसके लिए हमने इतनी बड़ी कहानी पढ़ी है अभी डोपिंग वाली। ठीक है, कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, डोपिंग इनके अंदर कैसे हेल्प करती है इनकी कंडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए, है ना। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बेसिकली क्या हो गए, डोप्ड सेमीकंडक्टर हो गए व्हेन वी ऐड सम डिजायरेबल इंप्योरिटी to a pure semiconductor to increase its conductivity, then the result is or resultant composition is called extrinsic semiconductor. ठीक है, so extrinsic semiconductor depending upon the type of impurity added is of two types. One is called n type semiconductor, other is called p टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो अब n टाइप सेमीकंडक्टर और p टाइप सेमीकंडक्टर को जो है वो पढ़ेंगे एक एक करके। वैसे इनको बोला ऐसे ही जाता है, बट n फॉर नेगेटिव p फॉर पॉजिटिव, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये है वही, लेकिन वो कैसे नेगेटिव कैसे पॉजिटिव है वो अभी हम एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे। n टाइप को भी p टाइप को। नंबर 1 दोनों को ही हम डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भी और एनर्जी बैंड थ्योरी से भी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि हम एक्चुअली में प्रैक्टिकली एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही यूज करते हैं अपनी डिवाइसेस के अंदर, क्योंकि दे हैव द एनहांस्ड कंडक्टिविटी। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की।
ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स किस तरह से फॉर्म होंगे ये अभी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म होते हैं कि हम जो भी इंप्योरिटी ऐड करेंगे सेमीकंडक्टर के अंदर वो पेंटावेलेंट होनी चाहिए। ऑब्वियसली बाकी कंडीशंस मैच होनी चाहिए जो हमने पहले बताई है, ठीक है। तो जब हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, देन द रिजल्ट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। हाउ, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देखो तो मैंने क्या किया भाई, यहां पर मैं आपको बना के दे रहा हूं फिर से एक सिलिकॉन का ही मान लो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और उसके बॉन्ड बनाते हैं, उसकी जगह पर हम कोई भी एक पेंटावेलेंट एटम एज इंप्योरिटी जो है वो ऐड करते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमने क्या, एक सिलिकॉन का स्ट्रक्चर जो है मान लो एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, एक पेंटावेलेंट एटम जो है वो इसके अंदर हमने डाल दिया। पेंटावेलेंट मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सब समझ लेंगे ना, 5 इलेक्ट्रॉन्स इन क्या आउटर मोस्ट शेल, ठीक है जी, यही होते हैं। तो ये पेंटावेलेंट हमने इसने ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद हमने ये भी सोच लिया कि वो किसी ना किसी एक एटम को रिप्लेस करता है, ठीक है। तो सपोज करो उसने जो है इस एटम को रिप्लेस कर दिया और यहां पर वो इसकी जगह पर जाके जो है वो लग गया, ठीक है। जो हमने मान लीजिए फास्फोरस ले लिया, ठीक है, एक फास्फोरस ले सकते हैं, आर्सेनिक ले सकते हैं, ठीक है। तो वो सपोज करो इसकी पोजीशन जो उसने ले ली। अब पेंटावेलेंट का मतलब क्या है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5, लेकिन नेबरिंग एटम्स कितने हैं, 4 है, ठीक है। अब वो 4 एटम्स के साथ अपना बॉन्ड बना देगा। मतलब अब ये जो मैंने रेड वाला बनाया है, रेड वाला उसने क्या किया, सिलिकॉन के साथ अपना एक एक जो है वो इस तरह से शेयर कर दिया पड़ोसी 4 के साथ, लेकिन इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो तो एक्स्ट्रा बचा हुआ है ना अभी, और ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचा हुआ है इसको हम बोलते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन। बाउंड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं मतलब अभी फ्री नहीं है, क्योंकि वो हिस्सा अभी भी फास्फोरस का ही है, वो इसी एटम का ही है, ठीक है, यानी कि उसी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन वो इतना फीबली अब जुड़ा हुआ है, उसकी एनर्जी मतलब ये समझ लो कि वो सिर्फ ये चाहता है, क्योंकि वो अकेला रह गया, बाकी सब लोगों ने बॉन्ड बना लिए, बाकी सब इलेक्ट्रॉन्स ने पड़ोसियों के साथ बॉन्ड बना लिए, वो नहीं बना पाया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है अब वो बहुत कम एनर्जी के साथ जो है वो फास्फोरस के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम बाउंड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। फायदा क्या होता है, हम जैसे ही बाहर से इसको एनर्जी सप्लाई करेंगे या इसको एनर्जी मिलेगी रूम टेम्परेचर पे ही, तो क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन बाउंड इलेक्ट्रॉन था वो यहां से हट जाएगा और एक फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह हमें यहां पर मिल जाएगा। बात समझ में आई। और आपको पहले से ही पता है ये वाली बात, तो इलेक्ट्रिसिटी से ही पढ़ते आ रहे हो कि कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए तो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर बेसिकली पेंटावेलेंट एटम ऐड करने से पर एटम, पर डोनर एटम हमें एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा मिल जाता है एज फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएंगे तो उसकी कंडक्टिविटी बाउंड टू इंक्रीज, वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गया किस तरह से जो है वो हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं होल्स के साथ। अब एक चीज और भी यहां पर समझ सकते हैं, सपोज करो इनमें से कोई भी एक बॉन्ड जो है वो टूट जाता है, मान लो ये वाला बॉन्ड टूट गया, ठीक है। जब बॉन्ड टूटेगा क्यों, क्योंकि एनर्जी मिल रही है उसको बाहर से, है ना। जब टूट जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन आपको एक फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह मिल गया, और पीछे उसने क्या छोड़ दिया, एक होल छोड़ दिया, एक होल बन गया और एक और फ्री इलेक्ट्रॉन आपको मिल गया। तो फिर यही फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हमें होल भी मिल रहा है। हमने बताया था होल भी करंट कंस्टिट्यूट करते हैं, बात समझ में आ रही है। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि जब एक बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल मिलेगा, बट इलेक्ट्रॉन पहले से हमारे पास फ्री के फॉर्म में भी अवेलेबल है, क्योंकि जो हमारे पास पेंटावेलेंट इंप्योरिटी में छोड़े थे, राइट। बात बिल्कुल क्लियर हो रही है। सो क्या समझ में आया, बड़ा सिंपल है कि इसमें जो नंबर ऑफ
होल्स होंगे वो कम होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ज्यादा होंगे। तो जो चीज ज्यादा होगी, है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो यहां पर ज्यादा है उनको यहां पर बोलते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स। ठीक है, मेजॉरिटी कैरियर्स। और जो हमारे पास होल्स है वो कम है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स। ठीक है जी, ये दोनों चीजें आपने अब याद रखनी है। नए दो टर्म्स आ गए, मेजॉरिटी कैरियर्स जिनकी नंबर डेंसिटी ज्यादा है, माइनॉरिटी कैरियर्स जिनकी नंबर डेंसिटी कम है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरा एन टाइप को एक्सप्लेन किया। किस तरह से, किस तरह से, कौन सी थ्योरी से, दिस इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो अब हम इसी कॉन्सेप्ट को वैलेंस एनर्जी बैंड थ्योरी से भी समझाते हैं। ठीक है, तो वो जरा बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम देखें इसी की एक्सप्लेनेशन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी, तो किस तरह से होती है, तो हम पहले की तरह पहले एनर्जी बैंड्स जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, और क्रिएट करने के बाद ही अब आगे कहानी को चलाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास पहले क्या आ गया, ये मैंने बताया पहले क्या होता है, नीचे कंडक्शन बैंड कि वैलेंस बैंड, नीचे वैलेंस बैंड भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ठीक है, और ऊपर क्या होगा, दूसरा वाला बताया था वो भी, है ना, क्या नाम है, आपके पास आ गया क्या, वैलेंस बैंड, और ये हो गया आपके पास कंडक्शन बैंड। ठीक है, और फिर बताया था इन सब में क्या होते हैं, एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करते हैं। तो मैं इनके एनर्जी लेवल्स ड्रॉ कर रहा हूं जो कि वैलेंस बैंड में है, और ये एनर्जी लेवल ड्रॉ कर रहे हैं जो कि कंडक्शन बैंड में है। ठीक है, इस तरह से डायग्राम में सब कुछ है बेटा, डायग्राम अच्छे से बनेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, और अब आपको क्या बताया था कि जो इसका ये टॉप मोस्ट लेवल है इसको हम क्या बोलते हैं, फर्मी लेवल। ठीक है, और फर्मी लेवल की जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी। ठीक है, ये हम ऑलरेडी बता चुके, टॉप मोस्ट लेवल इन द वैलेंस बैंड। और जो इनके बीच में ये वाला जो गैप होता है, यहां पर लिखता हूं, अगर इनके बीच में ये वाला गैप होता है इसको क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। मान लीजिए ईजी हो गया। ठीक है, अब क्या काम हो रहा है, जैसे हमने पहले समझाया था क्या कहते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, कि पेंटावेलेंट एटम जो है हमने इनके अंदर ऐड कर दिए। ठीक है, आपको ये तो पता ही है कि इनके अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वैलेंस बैंड है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये भी बताया था इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बेसिकली प्रॉपर्टी है किसकी, वैलेंस बैंड की, वो उसके अंदर ही मिलेंगे, क्योंकि कंडक्शन बैंड तो एम्प्टी है बिल्कुल, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब अगर कहीं से हमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गए, कैसे मिले, जब हमने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करी तो हर इलेक्ट्रॉन हमें एक्स्ट्रा, मतलब हर डोपेंट एटम हमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे रहा है। अब वो जाएगा कहां, वो इलेक्ट्रॉन है फ्री, अभी कंडक्ट नहीं कर रहा है, ध्यान में रखिएगा, अभी कंडक्ट नहीं कर रहा है ना। वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसको मिलेगा, है ना, वो उसकी एनर्जी फर्मी लेवल की एनर्जी से तो ज्यादा है, लेकिन कंडक्शन बैंड का जो लोएस्ट एनर्जी लेवल है उससे कम है, क्योंकि कंडक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई अभी। तो यानी कि वो अपना एक नया एनर्जी लेवल बीच में क्रिएट कर लेगा। ठीक है, वो नया एनर्जी लेवल बीच में क्रिएट कर लेगा इस तरह से। ठीक है, और ये जो एनर्जी लेवल है, अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, कौन से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ये वो इलेक्ट्रॉन है जिनको हमने बाउंड इलेक्ट्रॉन्स बोला था, जिनको हमने क्या बोला था, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स बोला था, जो कि बाद में फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह पर हमें मिलेंगे। अब देखो मैं इसको ऐसे समझाता हूं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, और इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बोला था कि वो एक तरह से प्रॉपर्टी किसकी है, वैलेंस बैंड की, है ना, वैलेंस बैंड के अंदर ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो एक तरह से आप अगर सोचो तो यहां से लेके और यहां तक एक तरह से एक नया वैलेंस बैंड बन गया। ठीक है, नया वैलेंस बैंड बन गया जिसका टॉप मोस्ट लेवल ही है। अब इसको मैं फर्मी लेवल नहीं बोल सकता, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो आए हैं वो एक्सटर्नली आए हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसका जो नाम रखा गया इसको बोलते हैं डोनर लेवल। क्या बोलते हैं,
डोनर लेवल। क्यों डोनर लेवल बोलते हैं? कि इनके यहां पर आते ही ये एनर्जी गैप जो अब नया बन गया, वो जो न्यू फॉरबिडन एनर्जी गैप बन गया, वो तो क्या बन गया, वो हो गया कम। ठीक है, जैसे जर्मेनियम के लिए वैल्यू कुछ 0.3 तक पहुंच जाती है अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मतलब वो इतनी कम हो जाती है कि बस मौका मिल रहा है कि थोड़ी सी एनर्जी मिले और ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जंप हो जाए, और बस जब एक बार इनकी जंपिंग स्टार्ट हो गई तो ऑटोमेटिकली प्रोसेस जो है वो सेम स्टार्ट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इधर बनना शुरू हो जाएगी, होल्स की मूवमेंट इधर बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो क्या मिला, क्या समझ में आया भाई? समझ में सिंपल आया। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जब हम ऐड करते हैं पेंटावेलेंट इंप्योरिटी तो उससे हमें बाउंड इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं जो एक लेवल क्रिएट कर देते हैं इन द एनर्जी गैप, जिसको हम डोनर लेवल बोलते हैं, जिसका काम होता है डोनेट करना इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन लेवल के अंदर, ठीक है, और कंडक्शन बैंड के अंदर। ठीक है, और इससे हमारे पास एनर्जी गैप रिड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, बहुत ही मेहनत वाला कॉन्सेप्ट है भी पढ़ाने के लिए, इसलिए आपको बता रहा हूं कि बहुत अच्छे से अपने दिमाग से इनके नोट्स बड़े अच्छे से बनाना। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि ये टाइम जनरेट हुआ तो इनकी पीडीएफ बना के भी मैं डालूंगा, बट अभी नहीं, अभी तो फिलहाल इसको आप समझो, खुद से इनके नोट्स बनाने की कोशिश करो। ठीक है, और अपने आप को भी थोड़ा सा यूटिलाइज करो कि हमें भी कुछ आता है। ठीक, तो जैसे अभी हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए किया, सेम एग्जैक्टली सेम चीजें हमें जो है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए भी करनी है, तो अब हम वही करेंगे। ऑल राइट बच्चों, अब हम समझते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, और उनको एक्सप्लेन करेंगे जैसे अभी किया था, किससे? एक बार वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से और एक बार एनर्जी बैंड थ्योरी से। ठीक है, तो क्या करना है हमें, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हमने बेटा ये करना है कि एक्चुअली में जो डोपेंट एटम हमने प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करना है वो होना चाहिए ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 3 होनी चाहिए, उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, है ना। जैसे हम बोरोन ऐड कर सकते हैं, हम एल्यूमिनियम ऐड कर सकते हैं जब हम बात करेंगे जर्मेनियम की या सिलिकॉन की। ठीक है, तो कैसे होता है देखो, तो ड्रॉ करते हैं एक बार। ड्रॉ हो गया हमारे पास क्या, सिलिकॉन का बेसिक स्ट्रक्चर हमने जो है प्योर सिलिकॉन का ड्रॉ कर दिया। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर था उसके अंदर क्या ऐड करनी है, हमने यहां पर ऐड करनी है ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, है ना। ट्राइवेलेंट डोपिंग हमें करनी है, डोपेंट एटम में ऐड करना है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया एल्यूमिनियम हो सकता है या बोरोन हो सकता है, वो हमने इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, अब फिर से एल्यूमिनियम या बोरोन के जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, वो मिलेंगे हमें 3। ठीक है, और कंडीशन क्या होती है डोपिंग की, कि हम किसी भी एक को सिलिकॉन को रिप्लेस करेंगे। तो सपोज करो ये रिप्लेसमेंट हो गई, है ना, यहां पर इस सिलिकॉन की जगह पर मान लीजिए एक एल्यूमिनियम हमने यहां पर ऐड कर दिया। अब जब ये ऐड हुआ, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए 3 सिलिकॉन के साथ और 3 बॉन्ड्स कर दिए कंप्लीट, है ना। 3 बॉन्ड्स कंप्लीट करने के बाद में अब क्या हुआ कि एक बॉन्ड तो बच गया, यहां पर तो कुछ नहीं है, यहां पर एल्यूमिनियम ने कुछ भी जो है अपना शेयर नहीं किया, यानी कि ये जगह तो मिल गई खाली। ठीक है, यानी कि जैसे ही हमने एक डोपेंट एटम ट्राइवेलेंट इसके ऐड किया तो हमें एक एक्स्ट्रा होल जो है वो मिल गया पहले से ही। एवरी डोपेंट एटम एडेड कंट्रीब्यूट टू हैव टू जनरेट एक्स्ट्रा होल। ठीक है, एक्स्ट्रा होल हमें मिल गया। तो जैसे हमने पहले बात करी थी, अब अगर रूम टेम्परेचर पे आते हैं उनको एनर्जी मिलती है, कोई बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है, तो ब्रेक होने के बाद में क्या हुआ, मान लीजिए ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है कुछ भी। ठीक है, तो इस बॉन्ड के ब्रेक होते ही, राइट, तो क्या होगा, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन और एक हमारे पास होल जो है एक्स्ट्रा मिल गया।
होल पहले से भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डोपेंट एटम्स ने, तो ऑब्वियसली यहां पर नंबर ऑफ होल्स जो होंगे वो ग्रेटर हो जाएंगे किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यानी कि होल्स जो हो गए यहां पर क्या कहलाएंगे, मेजॉरिटी कैरियर्स, है ना, जो ज्यादा है वो मेजॉरिटी कैरियर्स हो गए, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे माइनॉरिटी कैरियर्स। तो ये बन गए आपके पास माइनॉरिटी कैरियर्स, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर नंबर डेंसिटी ऑफ होल जो है वो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो जाती है ज्यादा, ठीक है। और क्या मिला, हमें एक्स्ट्रा होल मिल गए जिससे कि कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि होल जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्टिकल है। जब हम सेमीकंडक्टर्स को पढ़ते हैं, होल्स का मूवमेंट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन इन द वैलेंस बैंड ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट व्हाट वी कॉल होल करंट। तो टोटल करंट तो IE प्लस IH आना है, तो अगर कोई किसी की वैल्यू बढ़ जाती है तो टोटल अमाउंट भी बढ़ जाएगा। तो ये हमें एडिशनल फायदा मिला पी टाइप सेमीकंडक्टर में, जब हमने क्या किया, हमने ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी एटम जो है वो ऐड करे और हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करे, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से समझा। अब इसी चीज को समझेंगे किससे, एनर्जी बैंड थ्योरी से, कि एक्चुअली में क्या होता है जिससे कि कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। देखते हैं बेटा इसको, ठीक है बच्चों। अब हम एक्सप्लेन करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को किसके बेसिस पे, एनर्जी बैंड थ्योरी के बेसिस पे, ठीक है। तो एनर्जी बैंड थ्योरी के लिए हमें क्या चाहिए होंगे, बैंड्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो बैंड क्रिएट करते हैं, ठीक है। कौन कौन से, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो मैंने ये पहले वैलेंस बैंड बना दिया, ठीक, और उसके बाद में इसके ऊपर जो है हमने क्या बना दिया, ये कंडक्शन बैंड बना दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या बनाया, इनके एनर्जी लेवल्स, ठीक है, इनके एनर्जी लेवल्स बना दिए। तो कुछ एनर्जी लेवल्स इसके अंदर हम क्रिएट कर देते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये वाला हिस्सा, ये हो गया हमारे पास वैलेंस बैंड, और ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया कंडक्शन बैंड, और ये बीच में क्या हो गया, फॉरबिडन एनर्जी गैप विद एनर्जी Eg, ठीक है जी। ऑलराइट, अब हमने क्या काम किया भाई, ये भी बता दूं कि ये तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर लाई करेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर लाई करेंगे, राइट, जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे। अब ये हमारे पास फर्मी लेवल हो गया, ठीक है। फर्मी लेवल जिसकी एनर्जी फर्मी एनर्जी होती है ना, जिसकी एनर्जी फर्मी एनर्जी होती है, टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल ऑफ द वैलेंस बैंड, ठीक है। तो देखो अब क्या हो गया, अब हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर हमने क्या किया, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दी, ठीक है। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करने के बाद में हमें क्या मिल गया जी, हमें मिला था एक्स्ट्रा होल, है ना, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स ने 3 बॉन्ड बना दिए थे ट्राईवैलेंट वाले ने, ठीक है, डोपेंट ने, और बाकी एक होल जो है वो बन गया, बच गया, ठीक है। वो जो एक्स्ट्रा होल है, अब फिर से समझो, होल इनिशियली किसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कंडक्शन बैंड की, ठीक है, उसी की होनी चाहिए। तो क्या होता है कि एक्चुअली में जो ये एनर्जी लेवल है, इस एनर्जी लेवल में एक एडिशनल एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप के अंदर, और वो जो इस तरह से होता है कि जो होल्स आ जाएं, जो एक्स्ट्रा होल प्रोड्यूस हुए थे वो इसको मिल जाए, ठीक है। और इस तरह से करके होल्स क्योंकि यहां पर आ गए, तो ये जो है एक तरह से कंडक्शन बैंड का हिस्सा बन जाता है। इस वाले लेवल को नाम दिया गया एक्सेप्टर लेवल, ठीक है। एक्सेप्टर लेवल क्यों, क्योंकि इसने ये एनर्जी गैप जो है वो कम कर दिया, ठीक है। एनर्जी गैप जो है वो नया वाला जो है वो रिड्यूस हो गया, रिड्यूस होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इजीली इसके अंदर जंप कर सकते हैं और कंडक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं, और प्रोसेस फिर से सेम होता रहेगा। इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ते रहेंगे, इधर की तरफ होल्स पीछे आते रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट जनरेट करेगा, ये होल करंट जनरेट करेगा। तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या आया, बाय एडिंग ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी
right? An acceptor level is developed between the two conduction band and the valence band, जिससे कि एनर्जी गैप रिड्यूस हो जाता है और कंडक्शन जो है वो इजी हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज हाउ P type semiconductors can be explained using energy band theory, ठीक है। आपको हमेशा से ये तो याद रखना ही है कि जो टोटल करंट आएगा वो IE प्लस IH है, चाहे ये बढ़े चाहे ये बढ़े, टोटल वैल्यू तो बढ़नी ही है। जब हमारे पास N टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं तो IE इंक्रीज होता है, जब हमारे पास P टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं तो उसके अंदर IH जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। क्लियर है सबको वाली बात, राइट? सो दिस वे क्या कर सकते हैं कि P टाइप सेमीकंडक्टर्स और N टाइप सेमीकंडक्टर्स जो है वो हमने एक्सप्लेन कर दिए हर तरीके से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भी, एनर्जी बैंड थ्योरी से भी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता रहा हूं, ये समझ में आ गया। और इसके बाद में हम एक और टॉपिक जब करेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है, अगर वो समझ में आ गया तो समझो इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, फिर आप कोई भी डिवाइस को बड़े आराम से समझ सकते हो, ठीक है। ऑलराइट बच्चों, तो देखो यहां पर हमने बहुत बढ़िया से बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो समझे आज के वीडियो में। बहुत लंबा वीडियो था, ठीक है। हालांकि मैं चाहता था कि पूरा सेमीकंडक्टर एक ही वीडियो में निकाल दूं, लेकिन ये पॉसिबल हो नहीं पाया क्योंकि मुझे शॉर्ट में पढ़ाना ही नहीं आता, ठीक है। मुझे इस चीज से मतलब नहीं है कि मुझे यूट्यूब पे डालना है कुछ भी, ऐसे ही मैं अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ, ऐसे ही मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ाने की कोशिश करी है। इस जितना मुझे आता था, जितना मुझे समझ में आता है, ठीक है, अपनी तरफ से बेस्ट आपको दे दिया है। अगर आपने अच्छी तरह से देख लिया, अगर आपने हर कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लिया, तो मैं आपको इस चीज का तो चैलेंज दे सकता हूं कि अब आपको भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सारे क्वेश्चन छोटे से लेके बड़े तक मैंने इसके अंदर कवर कर दिए, जिस तरह से आपके एग्जाम में आने हैं, ठीक है। तो आप चीजों को बहुत अच्छे से समझें, बहुत अच्छे से समझेंगे, एक बार नहीं 2 बार देखें, 3 बार देखें, क्योंकि मुझे पता है कि ये इन कॉन्सेप्ट को समझने में टाइम लगता है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब हम स्कूलिंग कर रहे थे तो एक्चुअली में ये टॉपिक्स हमारे स्कूल के टाइम पे नहीं थे, ठीक है। तो मैंने जब ये पढ़ाना शुरू किया तो जिस टाइम पे सेमीकंडक्टर नाम का चैप्टर जो है वो ऐड हुआ, तो पहले तो मैं ही परेशान हो गया था बहुत दिनों तक, ठीक है। तो परेशान में क्या, मतलब मुझे 2 से 3 साल लगे इस पे कमांड करने के लिए, जब मैंने बहुत सारे बैचेस ले लिए, उनको समझाया, क्योंकि उस टाइम पे सीबीएसई और एनसीईआरटी मिलके ही बेसिकली क्या बोलना चाहिए कि वो फिक्स नहीं थे कि हमें क्या पढ़ाना चाहिए, क्या क्वेश्चन देने चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो बहुत सारा सिलेबस था, अभी तो आपका सिलेबस बहुत कम हो गया, पहले तो सिलेबस भी बहुत ज्यादा था इस चैप्टर से रिलेटेड, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि आगे बढ़ना है, अगर अगली क्लासेस में जाना है, अगर आपको इंजीनियरिंग बेस्ड कुछ भी करना है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत बढ़िया है, बहुत मजेदार है। प्लीज सब लोग बड़े अच्छे से समझें, बड़े अच्छे से सीखें, सब दोस्तों के बीच में इस कॉन्सेप्ट को बताएं कि भाई हमने किस तरह से इसको समझा है, ठीक है। तो बस मेरी तो लास्ट रिक्वेस्ट हमेशा आप लोगों से यही रहती है कि अगर आपको मेरे एफर्ट्स ठीक लग रहे हैं तो और लोगों को भी ये बताओ, और लोगों के बीच में भी इन वीडियोस को मेरे शेयर करो, सो दैट कि वो लोग भी इस चीज से बेनिफिटेड हो जाए, ठीक है। ये ध्यान में रखिए कि मैं यहां पर आपके लिए एक एजुकेटर की तरह काम कर रहा हूं, आपके लिए कोई एक इस तरह से नहीं कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाके नहीं पढ़ा रहा हूं जहां पर मुझे इसको पढ़ाने के लिए कुछ पैसे मिल रहे होंगे, ठीक है। मुझे यहां पर बेसिकली आप लोगों को सिखाना है, सिखाने में मजा आता है, मुझे जो आता है वो आपको सिखाना चाहता हूं, ठीक है, और आपको इस चीज से बेनिफिट करवाना चाहता हूं, ठीक है। क्लियर होगी बात? बस थोड़ा सा अगर आप मेरे साथ मुझे थोड़ा सा हेल्प करेंगे ज्यादा लोगों तक पहुंचने में, तो मुझे काम करने में और मजा आएगा और अच्छी वीडियोस लेके आऊंगा। जैसे ही हम ये सिलेबस, ये चैप्टर हम खत्म करेंगे, ठीक है, उसके बाद में एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, उस सीरीज के अंदर हम इन चैप्टर से रिलेटेड जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बस इसी नोट के साथ खत्म करते हैं आज का लेक्चर, बहुत लंबा लेक्चर था, और इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर का एक और पार्ट, और 2 पार्ट में मैं खत्म कर दूंगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पीएन जंक्शन डायोड वगैरह की बात करेंगे, ठीक है। डिटेलिंग नहीं करते हैं, वहीं पर ही समझेंगे, वहीं पर ही मजा आएगा,
राइट जी। तो मिलते हैं बेटा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आप बस तैयार रहिए सीखने के लिए, मैं सिखाने के लिए तैयार हूं, ठीक है। आपका टाइम ही लगेगा, आपका दिमाग लगेगा, जितना इन्वेस्ट करोगे उतना ही बेटर है, राइट। ऑल राइट, बाय बेटा।